इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी ब्रोए हाइपोथेसिस। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि देयर आर 3 टाइप ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव एंड मैटर वेव्स। ये जो मैटर वेव की कंसेप्ट है ना, ये डी ब्रोए ने दी थी। डी ब्रोए हाइपोथेसिस से हमें मैटर वेव की कंसेप्ट मिला है। अब इसने कैसे मैटर वेव की कंसेप्ट हमें दिया है, आज हम इस पे बात करते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1901 में 1901 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम मैक्स प्लांक था, मैक्स प्लांक, इसने एक थ्योरी शो किया, मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी, पी क्यों टी, मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी, पी क्यों टी, प्लांक क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक ने 1901 में एक थ्योरी शो किया जिसको पी क्यू टी कहते हैं, प्लांक क्वांटम थ्योरी कहते हैं। और 1901 में प्लांक ने यह कहा कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है, ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन आ रहे हैं, ये एक्चुअल ब्लैक बॉडी से पैकेट ऑफ एनर्जी या बंडल ऑफ एनर्जी की फॉर्म में आ रहे हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में आ रहे हैं। एक एटम एक एनर्जी पैकेट को एमिट करता है, लेकिन एक एटम हर किस्म की एनर्जी एमिट नहीं कर सकता। वो बहुत ज्यादा मतलब डिटेल में बातें हैं, वहां पे मैं नहीं जा रहा हूं ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, कि एक एटम के साथ एनर्जी एमिट करने, एनर्जी रेडिएट करने के जो स्टेट्स है वो स्पेसिफाइड है, वो डिस्क्रीट है। हर किस्म की एनर्जी एमिशन वाला स्टेट एक एटम के साथ पॉसिबल नहीं है। एक एटम लेट सपोज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो दे सकता है, लेकिन और 3 दे सकता है, लेकिन 3 और 4 के दरमियान जो 4.5 है वो नहीं दे, 3.5 है वो नहीं दे सकता। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर एक एटम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे सकता है लेट सपोज, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी दे सकता है, तो 3 और 4 के दरमियान तो इस एटम के साथ ऑलरेडी है, तो वो क्यों नहीं दे सकता? तो ये मैक्स प्लांक ने एज्यूम किया था कि ये नहीं दे सकता। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हुए थे मैक्स प्लांक पे, लेकिन इस एजम्पशन की बेस पर इन्होंने जो थ्योरी पेश की है, जो आजकल सक्सेसफुल थ्योरी है, ये इसकी स्ट्रांग एजम्पशन था कि एक एटम के साथ जो एनर्जी एमिट करने के जो लेवल्स है वो अलग अलग है। वो क्या है? अलग अलग है, वो अलग बातें हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट ये बता दो कि मैक्स प्लांक के मुताबिक जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी के जो एटम्स, जो पार्टिकल है, ये जो हमें एनर्जी दे रहा है, ये हर किस्म की एनर्जी हमें नहीं दे सकता, हर वैल्यूज की एनर्जी हमें नहीं दे सकता। ये स्पेसिफिक वैल्यू की एनर्जी हमें दे रहा है। ठीक है, शायद उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो, 4 हो, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है। इसके साथ अगर 5 है तो 4.5 भी इसके साथ है, 4.6 भी, लेकिन वो नहीं दे सकता, वो दे नहीं सकता। इसको कहते हैं डिस्क्रीटनेस। और ये मैक्स प्लांक ने एज्यूम किया था, स्ट्रांग एजम्पशन था मैक्स प्लांक की। तो इस बेस पे इन्होंने कहा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है ये कंटिन्यू नहीं है, इसके पास हर किस्म की एनर्जी मौजूद नहीं है, बल्कि ये क्या है? डिस्क्रीट है। ठीक है, और इस डिस्क्रीटनेस से उन्होंने कहा कि जो एक एटम जो एनर्जी निकालता है, एनर्जी हमें देता है, ये एनर्जी क्वांटाइज्ड है, जिसको उसने क्वांटा का नाम दिया। क्या नाम दिया? क्वांटा, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटा। और उसने कहा कि जो क्वांटा है, दिस इज अ बंडल या पैकेट ऑफ एनर्जी, और ये क्वांटा पार्टिकल जैसा बिहेवियर रख सकता है। ये क्वांटा पार्टिकल जैसा बिहेवियर रख सकता है। बाद में 1905 में 1905 में एल्बर्ट
आइंस्टीन ने ये कहा कि इसको कहते हैं फोटॉन। उसने फोटॉन कहा, विजिबल लाइट की जो बंडल ऑफ एनर्जी, फोटॉन। और उसने ये प्रूफ किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि फोटॉन जो है दिस बिहेव लाइक ए पार्टिकल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दिस बिहेव लाइक ए पार्टिकल। तो इस तरह जो रेडिएशंस है मिक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी से मिक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी से लेकर उसके बाद जितने भी डिस्कवरी हुए हैं, बहुत सारे डिस्कवरी इस पे हुए हैं कि जो रेडिएशन है दिस पोजेसेस ए पार्टिकल बिहेवियर, कि जो रेडिएशन है वो फोटॉन या क्वांटा हम उसको कहते हैं जो ब्लैक बॉडी से निकलते हैं, और क्वांटा और फोटॉन ये पार्टिकल जैसे बिहेवियर रख सकता है या रखता है। पार्टिकल नहीं है, क्वांटा और फोटॉन पार्टिकल नहीं है, मटेरियल पार्टिकल नहीं है, ये पार्टिकल जैसा बिहेवियर रखता है। इसने ये शो किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1887 में एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर्ड हुआ था हर्ट्ज ने अमेरिका में, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने का कोई ऐसा तरीका नहीं बन रहा था कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल सेटअप को आप फिर थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। तो 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी के बेस पर इसको एक्सप्लेन किया था और नोबेल प्राइज भी मिला था। इसी साल एसटीआर भी इसने प्रपोज किया था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे उसको मिला था। ठीक है, तो इसके बाद 1924 में 1924 में लीवियस डिब्रोए जो था, लीवियस डिब्रोए, इसने सोचा कि अगर रेडिएशन जो कि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि वेव है, क्लासिकल फिजिक्स में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेते हैं रेडिएशन को, और है रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी तक हमने सोचा था इससे पहले 1901 से पहले कि रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और अब इन दो साइंटिस्ट ने इसने कहा और इसने प्रूफ भी किया। एक दूसरा है कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट में भी प्रूफ हुआ है। तो अगर इसने कहा कि रेडिएशन तो है लेकिन पार्टिकल बिहेवियर रख सकता है, तो हम ये भी कह सकते हैं, डिब्रोए ने कहा कि मैं ये भी कह सकता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन या एक मटेरियल पार्टिकल, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया है, ये भी हम फिर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का जिक्र इसने ज्यादा किया था। एक इलेक्ट्रॉन या एक एटॉमिक पार्टिकल या एक मटेरियल पार्टिकल जो कि प्योर मटेरियल पार्टिकल है, वो फिर वेव बिहेवियर भी रख सकता है। इसने भी एज्यूम किया था, हाइपोथेसिस है, इसने भी एज्यूम किया था कि अगर रेडिएशन पार्टिकल जैसा बिहेवियर रख सकता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, तो इस तरह एक मटेरियल पार्टिकल जो कि मटेरियल पार्टिकल है वो वेव बिहेवियर भी रख सकता है अकॉर्डिंग टू नेचर सिमेट्री। नेचर सिमेट्री के मुताबिक फिर इलेक्ट्रॉन भी वेव बिहेवियर रख सकता है। तो इस पे डिब्रोए ने काम किया और इसके लिए इक्वेशन निकाला, रिलेशन शो किया, जिसको हम कहते हैं डिब्रोए हाइपोथेसिस। बाद में इस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली डिवीजन एंड जर्मर ने प्रूफ किया कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो कर सकता है, और डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल की नहीं है, डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी वेव की है। जबकि इलेक्ट्रॉन अगर डिफ्रैक्शन शो कर रहा है तो व्हाट इज मीन? इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन के साथ भी वेव है, या इलेक्ट्रॉन खुद एक वेव की तरह हम ले सकते हैं जो कि डिफ्रैक्शन शो कर सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि डिब्रोए हाइपोथेसिस या डिब्रोए ने ये काम कैसे किया। एजम्पशन तो कर दिया
कि इसके उलट हो सकता है, लेकिन इस एजम्पशन को हम एक्सप्लेन करेंगे कि उसने क्या कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने एक इक्वेशन इस्तेमाल किया, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। यह है एल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन, एसटीआर की जो कंक्लूजन है उसमें से एक कंक्लूजन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर है, एंड दिस इज द एनर्जी, दिस इज मैटर मैटर एनर्जी रिलेशन, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अब इसने ये किया कि यहां पे लेगा कि E इज इक्वल टू एम सी मल्टीप्लाइड बाई सी, एम सी मल्टीप्लाइड बाई सी, और यहां पे जो एम सी है उन्होंने पुट किया कि E इज इक्वल टू पी सी, एम वी मोमेंटम के बराबर है, एम सी भी मोमेंटम के बराबर है, लेकिन फर्क यह है कि एम वी दिस इज द मोमेंटम ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, जबकि एम सी दिस इज द मोमेंटम ऑफ द फोटॉन। ये फोटॉन की मोमेंटम हुआ, क्योंकि फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट सी स्पीड के साथ जा सकता है, अदर मटेरियल पार्टिकल सी स्पीड के साथ नहीं जा सकता। ठीक है, तो E इज इक्वल टू पी सी उसने लिखा, और ये इक्वेशन है फोटॉन के लिए। फोटॉन की ये मोमेंटम है, फोटॉन की ये एनर्जी है, फोटॉन की ये स्पीड है। ठीक हुआ। इसके अलावा इसने एक और इक्वेशन लेका, E इज इक्वल टू एच एफ, और ये कहां से लेका? ये प्लांक क्वांटम थ्योरी से लेका। प्लांक ने कहा था, मैक्स प्लैंक ने कहा था कि जो क्वांटा निकलता है, जो बंडल ऑफ एनर्जी है, जो कि एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन निकालता है, एटम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो पार्टिकल है मॉलिक्यूल एटम वो निकालते हैं, उस एक बंडल की एनर्जी HF के बराबर है, where the H is the Planck constant, F as the frequency of the quanta of the energy of the radiation, and E is the energy। ये एनर्जी हुआ, H प्लैंक कांस्टेंट हुआ, और F फ्रीक्वेंसी हुआ, जो फोटॉन निकलता है उसकी फ्रीक्वेंसी, और उसमें H कांस्टेंट है और E फोटॉन की एनर्जी या क्वांटा की एनर्जी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 लिखा उसने, और ये इक्वेशन 2 लिखा उसने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब अगर आप देखें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम एक दूसरे के कंपेयर कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा कि HF दिस इज इक्वल टू PC, HF दिस इज इक्वल टू PC, और इससे हम निकाल सकते हैं कि F इज इक्वल टू PC डिवाइडेड बाई H, F is equal to PC divided by H. This is the frequency of the quanta, this is the frequency of the photon in term of momentum, speed and Planck constant. यहां से भी आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, F is equal to E by H, F is equal to E by H, and this is the frequency of the photon in term of energy and Planck constant. This is the frequency of the photon in term of photon momentum, photon speed and Planck constant. ये इक्वेशन थोड़ा नोट किया करो। ठीक है, ओके। इसके अलावा यहां ये इक्वेशन 3 का इसको नाम दे देना। इसके बाद अगर आप लोग याद कर ले तो V इज इक्वल टू एफ लेमडा, और V की जगह C पुट कर ले तो C इज इक्वल टू एफ लेमडा हो जाएगा। C इज इक्वल टू एफ लेमडा पर स्पीड ऑफ लाइट। ये जो V इज इक्वल टू एफ लेमडा है, ये तो अदर वेव के लिए हो सकता है, मैकेनिकल वेव के लिए। ये C इज इक्वल टू एफ लेमडा जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड, फोटॉन की स्पीड के लिए है। तो C इज इक्वल टू एफ लेमडा, और F is equal to C by lambda, F is equal to C by lambda। अब इस F की जगह C by lambda पुट करो। जब C by lambda आप पुट करेंगे तो C by lambda this is equal to PC by H, PC by H। ये C और C डिवाइड हो जाएंगे तो 1 और lambda this is equal to P by H, 1 over lambda this is equal to P by H। और यहां पे आप ऐसा कर ले कि दोनों को रेसिप्रोकल कर ले। 1 over lambda से lambda बनाए तो lambda, और P by H से H by P बनाए। दिस इज द de Broglie रिलेशन,
लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। लेकिन ये रिलेशन मटेरियल पार्टिकल के लिए नहीं है, ये रिलेशन है फोटॉन के लिए। दिस इज द मोमेंटम ऑफ द फोटॉन पीसी, दिस इज प्लैंक कांस्टेंट एंड दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन। ये फोटॉन की वेवलेंथ है और ये फोटॉन की मोमेंटम है और ये प्लैंक कांस्टेंट है। ये तो डी ब्रोई ने फोटॉन के लिए निकाला, लेकिन यहां पे डी ब्रोई ने क्या एज्यूम किया, डी ब्रोई एज्यूम्ड, इसने एज्यूम किया, एज्यूम्ड दैट द P इज इक्वल टू mv। ये एज्यूम कर ले कि P यहां पे mc के बराबर नहीं है, बल्कि यहां पे P mv के बराबर है। और mv वाला मोमेंटम जो है ये फोटॉन के लिए नहीं है, ये मटेरियल पार्टिकल के लिए है। किसके लिए है? मटेरियल पार्टिकल के लिए। तो इसने एज्यूम किया कि जो मोमेंटम P है फोटॉन के लिए वो तो mc के बराबर है, लेकिन अगर हम यही मोमेंटम mv के बराबर लिख ले तो ये मोमेंटम मटेरियल पार्टिकल का हो जाएगा। और अगर ये मोमेंटम मटेरियल पार्टिकल का हो जाएगा, यहां पे इसने एजम्पशन की थी मटेरियल पार्टिकल का हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू h बाई mv, लेमडा इज इक्वल टू h बाई mv। और इस इक्वेशन में जो mv है, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, लाइक इलेक्ट्रॉन, लाइक प्रोटॉन, लाइक न्यूट्रॉन, लाइक अल्फा पार्टिकल। और जो लैम्डा है, दिस इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल, और ये वो वेवलेंथ है जिसको हम मैटर वेव कहते हैं। तो ये वो वेवलेंथ है, ये वो मैटर वेव है जो कि इस मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। तो इसको कहते हैं डी ब्रोई हाइपोथेसिस, और इसको फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था डेविसन और जर्मर ने, मेरे ख्याल में 1927 में था, और उस पे नोबेल प्राइज भी मिला था उनको। और डी ब्रोई को भी नोबेल प्राइज मिला था 1924 में, 1927 में, 3 साल बाद। तो इस तरह इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? डी ब्रोई हाइपोथेसिस या डी ब्रोई रिलेशन। एंड और ये मोमेंटम यहां पे फोटॉन के और इस सिर्फ मोमेंटम बना रहे मटेरियल पार्टिकल की, तो ये इक्वेशन या ये रिलेशन मटेरियल पार्टिकल के साथ हो जाएगा, ये मैटर वेव हो जाएगा या वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल, और ये मास ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, ये वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, एंड दिस इज द प्लैंक कांस्टेंट h। ठीक है, अब देखें, यहां पे देखें, अगर फर्स्ट में लिखो कि लेमडा इज इक्वल टू h बाई p, और ये p mv के बराबर है, ठीक है, ये p mv के बराबर है, तो फर्स्ट में लिख सकता हूं कि h कांस्टेंट है, क्योंकि तो लेमडा और मोमेंटम एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। यहां पे मैं रेशो बना सकता हूं कि लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इज इक्वल टू p2 बाई p1, ठीक है। और ये इनवर्स है, इसका क्या मतलब है? इनवर्स का मतलब यह है कि जिस मूवेबल पार्टिकल की मोमेंटम ज्यादा हो उसके साथ शॉर्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा, और जिस मूवेबल पार्टिकल की मोमेंटम कम हो उसके साथ लॉन्गर वेवलेंथ एसोसिएटेड हो। इस पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पे अगर मैं मोमेंटम को 0 पुट कर लो, मटेरियल पार्टिकल को रेस्ट पे कर लो, तो यहां पे 0 हो जाएगा, और ये जो वेवलेंथ है ये अनडिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। इट मींस कि जो पार्टिकल रेस्ट पर होते हैं, जिसकी वेलोसिटी 0 होती है या स्पीड 0 होता है और मोमेंटम 0 होता है, उसके साथ वेवलेंथ अनडिफाइन होता है, मतलब हम उसके साथ वेवलेंथ को डिफाइन नहीं कर सकते। तो इट मींस कि पार्टिकल की मोमेंटम होना चाहिए, अगर आप पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ को डिफाइन करना चाहते हो, मतलब कि एक स्पेसिफिक डिफाइंड वेवलेंथ उसके साथ एसोसिएट हो, तो पार्टिकल की मोमेंटम होनी चाहिए, मोमेंटम के लिए स्पीड होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए। और अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो मोमेंटम 0 है, तो मोमेंटम 0 करने से एक स्टेशनरी पार्टिकल के साथ हम वेवलेंथ को डिफाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर एक पार्टिकल है जिसकी मोमेंटम क्या हो जाए, जिसकी मोमेंटम अनडिफाइन हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, अगर आपको किसी पार्टिकल की मोमेंटम जो है, आपके साथ किसी पार्टिकल की मोमेंटम अनडिफाइन है,
इनफाइनाइट है, तो उसके साथ जो वेवलेंथ है एसोसिएटेड वो फिर जीरो हो जाएगा, मतलब वेवलेंथ एसोसिएटेड नहीं है। तो इट मींस कि जो डिब्राय वेवलेंथ है, डिब्राय हाइपोथेसिस के साथ जो मैटर वेव है या डिब्राय हाइपोथेसिस से मैटर पार्टिकल के साथ जो वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ कौन से पार्टिकल के साथ डिफाइंड है और एसोसिएटेड है? वो ऐसे पार्टिकल होने चाहिए जिस पार्टिकल के मोमेंटम जीरो ना हो और जिस पार्टिकल की मोमेंटम इनफाइनाइट ना हो। ऐसा मोमेंटम होना चाहिए कि वो जीरो से ज्यादा हो और इनफाइनाइट ना हो। तो फिर आप डिब्रॉय हाइपोथेसिस से इसके साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है इस पे बात कर सकते हो। अदरवाइज अगर मोमेंटम जीरो हो जाए तो वेवलेंथ अनडिफाइंड हो जाएगा, और अगर मोमेंटम अनडिफाइंड हो जाए तो वेवलेंथ नहीं रहेगा। तो इन दो कंडीशन में आप मटेरियल पार्टिकल के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है उस पे बात नहीं कर सकते। तो अगर आप मटेरियल पार्टिकल के साथ वेवलेंथ पे बात करना चाहते हो तो आपने पार्टिकल को इन दो कंडीशन से निकालना है, न तो मोमेंटम जीरो रखना है और न मोमेंटम इनफाइनाइट। ठीक हुआ, इसका यह मतलब हुआ। दूसरा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू पी, ये तो आपने लिखा, और मैं ये लिख सकता हूं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एम वी, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एम वी, और यहां पे मैं लिख सकता हूं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एम और लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वी, यानी लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 दिस इज इक्वल टू m2 बाई m1, और यहां पे लिख सकता हूं लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 दिस इज इक्वल टू v2 बाई v1। इसका क्या मतलब है? देखो, मोमेंटम के साथ अगर इनवर्स है तो एम के साथ तो ऑलरेडी इनवर्स है। क्यों? क्योंकि मास के इंक्रीज करने पर मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, वेलोसिटी के इंक्रीज करने पर मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, दोनों के इंक्रीज करने पर मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह इंक्रीज मास वेलोसिटी में इंक्रीज डिक्रीज, मोमेंटम में इंक्रीज डिक्रीज, वेवलेंथ में डिक्रीज इंक्रीज। तो मास के साथ इनवर्स है, स्पीड के साथ इनवर्स है, मोमेंटम के साथ भी इनवर्स है। ठीक है, दूसरी बात नोट कर ले, ये तो हुआ मास, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। इसके अलावा इस इक्वेशन में लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, यहां पे अगर आपको किसी पार्टिकल की मोमेंटम दिया है, प्लैंक कांस्टेंट तो ऑलरेडी है 6.626 की ताकत -34 जूल सेकेंड, ये तो ऑलरेडी है, और अगर आपको पार्टिकल की मोमेंटम दिया है तो आप पार्टिकल की वेवलेंथ को यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, पार्टिकल के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है, और ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि P बराबर है h बाई लैम्डा, और यहां पे अगर आपको वेवलेंथ दिया गया है कि एक मूवेबल पार्टिकल है उसके साथ इतना वेवलेंथ एसोसिएटेड है, आप मुझे मोमेंटम बताए इसकी, तो आप मोमेंटम निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? मोमेंटम। ठीक हुआ। इसके अलावा अब देखें, ये जो P है दिस इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। अब ये जो डिब्रॉय रिलेशन है ये कहां पे वेलेंट एप्लीकेबल है और कहां पे एप्लीकेबल नहीं है, तो आप ये नोट कर ले कि जो डिब्रॉय रिलेशन है, डिब्रॉय हाइपोथेसिस की जो इक्वेशन है, ये माइक्रो पार्टिकल के लिए वैलिड है, जबकि मैक्रो पार्टिकल के लिए ये काम नहीं कर सकता। क्यों? अब हम चेक करते हैं कि क्यों इसके लिए काम नहीं कर सकता। इसके लिए बेहतरीन है, इसके लिए इसकी एप्लीकेशन है, लेकिन इसके लिए इसकी अगर आप मैक्रो पार्टिकल पे ये जो रिलेशन है ना ये अप्लाई करेंगे ना तो कोई एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? यहां देखें, मैं एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन की जो मास है आप लोगों को पता है कि वो 9.11 मल्टीप्लाइड बाई 10 द पावर -31 kg है। ठीक है, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लेट सपोज इस इलेक्ट्रॉन को मैं 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव करता हूं। एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को मैंने
10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव किया, या ऑर्बिट में 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव होता है इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो मैं मालूम करना चाहता हूं। तो कैसे मालूम करेंगे? सिंपली लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी, और लैम्डा इज इक्वल टू h कितना है 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10 द पावर -34 जूल सेकेंड यूनिट लेकर यहाँ पे खुद जूल सेकेंड, और डिवाइड बाई ये जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है यह है 9.11 मल्टीप्लाइड बाई 10 द पावर -31 kg, और मल्टीप्लाइड बाई जो स्पीड है यह है 10 द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखें ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये पहले जो है वो बाद में हल कर ले, पहले हम पावर ऑफ 10 हल करते हैं। पावर ऑफ 10 कैसे हल करेंगे? लेम्डा किस रेंज में आ जाएगा? ये 10 द पावर -34 है, और मल्टीप्लाइड बाई ये 10 टू द पावर -31 है, ये +31 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई ये 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, +6 है -6 हो जाएगा। मैं सिर्फ पावर ऑफ 10 को हल कर रहा हूं कि हमें सिर्फ रेंज का पता चले कि वेवलेंथ किस रेंज में आ रहा है, एग्जैक्ट यहां पे हम मालूम नहीं करना चाह रहे। ठीक है, तो लेम्डा दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर ये -34 है, 10 टू द पावर -34 और 10 टू द पावर +31, ऐसे आ जाएगा 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6। तो लेम्डा जो है ये 10 टू द पावर -9 में आ रहा है, और ये जो 9.11 है और ये जो 6.626 है, क्योंकि न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ऐसे भी हमें मिलेगा आंसर डेसिमल में, डेसिमल फ्रैक्शन में। तो इस तरह 1 2 पावर माइनस यहाँ पे और भी ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये 10 टू पावर -10 ले लो, 10 टू पावर -10, लेट सपोज वेवलेंथ 10 टू पावर -10 या 10 टू पावर -11 में आ रहा है। ठीक है, 10 टू पावर -10 या 10 टू पावर -11, तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ आ रहा है ये एक्चुअल किस रेंज में है? एक्स-रे वेवलेंथ की रेंज में है। किस रेंज में है? एक्स-रे वेवलेंथ की रेंज में है। तो अब देख ले कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स-रे वेवलेंथ की तरह बिहेवियर रख सकता है। जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है वो एक्स-रे रेंज में है। तो इस पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बना के अगर इलेक्ट्रॉन वेव बिहेवियर रख सकता है तो हम इसको एज इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल करके इसके वेव कैरेक्टरिस्टिक को इस्तेमाल करके माइक्रोस्कोप भी बना सकते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड होता है वो एक्स-रे रेंज में होता है, और एक्स-रे रेंज में जो वेवलेंथ होता है इस वेवलेंथ को हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। इट मींस के ये जो रिलेशन है ये वाला, ये रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी या h बाई एम वी, ये रिलेशन हम इलेक्ट्रॉन के लिए यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसको निकाल सकते हैं, मतलब कि ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है, फायदेमंद है, हम एप्लीकेशन ले सकते हैं इस इक्वेशन से। लेकिन अगर मैं एक बाल ले लो, एक छोटा सा बाल जिसकी मास 1 kg हो, 1 kg बाल ले लो मैं, ठीक है, और इस बाल को मैं 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव करो, 1000 मीटर पर सेकेंड के साथ मैंने लेट सपोज इस बाल को मूव किया, ये भी बहुत हाई वेलोसिटी है 1 kg के लिए, लेकिन चलो इसके साथ हमने मूव किया लेट सपोज। अब किसी ने पूछा कि सर इसके साथ कितना वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा, तो इस वेवलेंथ को हम मालूम कर सकते हैं सिंपली, h की वैल्यू है 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10 द पावर -34 जूल सेकेंड। ये यहाँ पे कैंसिल होके ये मीटर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये कैंसिल होता है और मीटर आता है क्योंकि वेवलेंथ यूनिट मीटर है, और ये हम एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं 1 n0, और एक्स-रे वेवलेंथ भी एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है। अब ये हुआ डिवाइडेड बाई 1 kg और मल्टीप्लाइड बाई 10 द पावर 3। अब बाकी छोड़ो, ये 1 पे डिवाइड करने से वही आ जाएगा, ये 10 टू पावर 3 जो है ये ऊपर जाके 10 पावर -3 बन जाएगा। तो वेवलेंथ कहां पे आ रहा है? 10 टू पावर -37 मीटर में आ रहा है, ये देखे अप्रॉक्सीमेट, ये हम जो है 6.626 यहाँ पे है, लेकिन हम 10 टू पावर पे जो है वो नजर रख रहे हैं। तो 10 टू पावर -37 में आ रहा है वेवलेंथ, इतना शॉर्ट क्यों? क्योंकि मोमेंटम ज्यादा, मोमेंटम क्यों ज्यादा? मास की वजह से।
ये इलेक्ट्रॉन की मास देखो -31 में है और ये मास देखो 1 kg। तो मास ज्यादा होने से मोमेंटम ज्यादा, और मोमेंटम ज्यादा होने से वेवलेंथ शॉर्ट होता है। कितना शॉर्ट हुआ? 10 पावर -37 में, और 10 टू द पावर -37 में हमारे पास कोई वेवलेंथ नहीं है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है? गामा रेस की। गामा रेस की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, उससे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो है ही नहीं। और ये तो, और वो भी 10 पावर -12 तक है। और ये देखिए, ये तो 10 पावर -37 है, और 10 पावर -37 वेवलेंथ को हम स्टडी नहीं कर सकते। तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो डी ब्रोई हाइपोथेसिस है, ये एटॉमिक पार्टिकल के लिए, माइक्रो पार्टिकल के लिए तो एप्लीकेबल है, लेकिन अगर हम मैक्रो पार्टिकल पे अप्लाई करना चाहें तो मैक्रो पार्टिकल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक हुआ? ये क्वेश्चन नोट कर ले। एक और क्वेश्चन नोट कर ले कि जो हमने लिखा कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अब अगर किसी ने आपसे ये पूछा कि ये जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है इस मूवेबल पार्टिकल के साथ जिसकी मोमेंटम p है, ये वेवलेंथ एसोसिएटेड चार्ज पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहां पे अगर मैं देखो तो जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां पे दूसरा इक्वेशन है, उस पे मैं जाऊंगा, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज से जो वेवलेंथ है ये इंडिपेंडेंट है। इट मींस कि ये जो वेवलेंथ है लैम्डा, ये चार्ज पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, और ये न्यूट्रल पार्टिकल के साथ भी एसोसिएट हो सकता है, जैसा कि न्यूट्रॉन के साथ भी ये एसोसिएट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ पार्टिकल की मोमेंटम चाहिए, और वो मोमेंटम चार्ज पार्टिकल की हो या वो मोमेंटम न्यूट्रल पार्टिकल की हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। न्यूट्रॉन आप मूव कर ले उसके लिए भी एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रॉन मूव कर ले उसके लिए भी एप्लीकेबल है, प्रोटॉन मूव कर ले उसके लिए भी एप्लीकेबल है, अल्फा पार्टिकल मूव कर ले उसके लिए भी एप्लीकेबल है। यानी मॉलिक्यूल तक तकरीबन एप्लीकेबल है, इसके बाद फिर एप्लीकेबल नहीं होता। और मैक्रो ऑब्जेक्ट जो है, वो चार्ज ऑब्जेक्ट है या चार्जलेस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, दोनों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट मींस कि डी ब्रोई हाइपोथेसिस हमें माइक्रो लेवल पे जो है वो हमें स्टडी करना चाहिए, मैक्रो लेवल पे इसकी स्टडी करने की कोई फायदा नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन नोट कर लो। अब यहां पे देखो, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, ये नोट कर लो। आप लोगों को पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये ½ mv² के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। और यहाँ पे नोट कर ले कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये हम लिख सकते हैं कि mv² मल्टीप्लाइड बाई m डिवाइड बाई m, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 1 और 2 m² v² बाई m, m ज़रब m, m² और डिवाइड बाई m हो जाएगा। और E इज इक्वल टू, देखो E इज इक्वल टू 1 और 2m मैंने यहां पे लिखा, mv मोमेंटम के बराबर है, m² v² मोमेंटम स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इट मींस कि E इज इक्वल टू p² बाई 2m, और p² इज इक्वल टू 2me, और p इज इक्वल टू 2me स्क्वायर रूट, p इज इक्वल टू 2me स्क्वायर रूट। अब इस p की जगह मैं 2me स्क्वायर रूट पुट कर सकता हूं। अगर यहां पे पुट कर लो तो लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 2me स्क्वायर रूट लिख सकता हूं कि नहीं? 2me स्क्वायर रूट लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखे मैं लिख सकता हूं कि लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूट के साथ, स्क्वायर रूट पर इनवर्स है एक दूसरे के।
इट मींस कि जिस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो उसके साथ शॉर्ट वेवलेंथ एसोसिएट रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी कम हो लॉन्गर वेवलेंथ एसोसिएट होगा। लेकिन अगर एमसीक्यूज आया कि मैं किसी पार्टिकल की मोमेंटम को डबल कर दो तो वेवलेंथ कितना रहेगा, वेवलेंथ हाफ हो जाएगा। लेकिन यहां पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दो तो वेवलेंथ हाफ नहीं होगा, तो वेवलेंथ 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर होगा। यहां पे वेवलेंथ को हाफ करने के लिए आपने काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पे स्क्वायर रूट है, तो मोमेंटम को डबल करने पर डबल होता है, और काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम करने पर मोमेंटम को डबल करने पर हाफ होता है, और काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम पर हाफ होता है। एस के 2 पॉइंट के बारे में थोड़ा सोचे। अगर एमसीक्यूज में मोमेंटम डबल किया गया है तो ये डायरेक्ट हाफ कर ले, लेकिन अगर एमसीक्यूज में काइनेटिक एनर्जी डबल किया गया है ना तो हाफ नहीं करना। हाफ कब होता है वेवलेंथ? जब काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये नोट कर ले। और मास के साथ तो ऑलरेडी जो है रिलेशन हमने लिखा है, लेकिन एक रिलेशन ये भी है यहां पे अगर आप देखें तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, और यहां पे अगर आप देखें तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई 2 एम। यहां पे वेवलेंथ m के साथ इनवर्स है, और यहां पे वेवलेंथ m स्क्वायर रूट के साथ इनवर्स है। अब एक एमसीक्यूज में आ सकता है कि गिवन वेलोसिटी पे, गिवन स्पीड पे मैंने मास को डबल किया, वेवलेंथ कितना हो जाएगा? हाफ। लेकिन यहां पे अगर आपको कहा कि गिवन काइनेटिक एनर्जी पे मैंने मास को क्या कर दिया? डबल कर दिया, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा? तो वेवलेंथ हाफ नहीं रहेगा, तो वेवलेंथ 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर रहेगा, क्योंकि यहां पे जो मास है इस पे स्क्वायर रूट है। तो मास पे स्क्वायर रूट नहीं हो सकता और मास पे स्क्वायर रूट हो सकता है। दिस डिपेंड अपॉन कि आप किस बेस पे बात कर रहे हो। वेवलेंथ को मास के साथ किस बेस पे इंटररिलेट कर रहे हो, कांस्टेंट स्पीड पे या कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी पे। ठीक है, ये नोट करना। ओके, अब यहां पे एक और इक्वेशन मैं आप लोगों को निकाल रहा हूं यहां से, और आखिर में एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी निकालूंगा आप लोगों के लिए। देखो, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 2me। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई 2me स्क्वायर रूट। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी क्यू एन टू वी के बराबर हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, चार्ज दरबे वोल्टेज। ठीक है, तो यहां पे क्यू वी अगर हम पुट कर ले तो लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 2m क्यू वी डिवाइड बाई 2m क्यू वी। दिस इज द अनदर, और स्क्वायर रूट, सॉरी, दिस इज द अनदर इक्वेशन। और इस इक्वेशन में अगर आप लोग देखें तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे जो लेमडा है ये चार्ज स्क्वायर रूट के साथ इनवर्स है, और यहां पे जो लेमडा है ये वोल्टेज के साथ भी इनवर्स है, अप्लाइड वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? जिस वोल्टेज के थ्रू आपने चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया है। तो अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें ना तो इस इक्वेशन में न्यूट्रॉन के साथ वेवलेंथ 0 है, यानी ये इक्वेशन आप चार्ज पार्टिकल पे अप्लाई करेंगे, चार्जलेस पार्टिकल पे नहीं। इस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है ये आप किसी भी मूवेबल पार्टिकल पे अप्लाई करो, न्यूट्रल है या चार्ज पार्टिकल है, लेकिन ये इक्वेशन ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल पे ओबे हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप पार्टिकल को मूव कर रहे थे बाय एनी मेथड, बाय एनी मेथड आप मूव कर सकते हो, लेकिन यहां पे आप चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज, और विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज कौन से पार्टिकल मूव होते हैं? चार्ज पार्टिकल मूव होते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर आप न्यूट्रॉन ले ले और चार्ज की जगह 0 पुट कर ले तो 0 पुट करने से ये वेवलेंथ कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी वेवलेंथ अनडिफाइंड हो जाएगा, वेवलेंथ अनडिफाइंड। ठीक है, तो इस तरह अगर आपसे कोई कहे कि जो डी ब्रोई हाइपोथेसिस है उसमें जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है मटेरियल पार्टिकल के साथ, ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? जनरली नहीं कर रहा,
क्योंकि जनरली आप खामखा किसी पार्टिकल को वोल्टेज के थ्रू एक्सेलरेट नहीं करते। बहुत से मेथड है जिसके थ्रू आप एक्सेलरेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको यह कहा गया कि मैं एक पार्टिकल को वोल्टेज के थ्रू एक्सेलरेट करना चाहता हूं, तो फिर ये न्यूट्रल के लिए वैलिड है? नहीं। अगर आपके साथ सिर्फ एक तरीका है और वो है वोल्टेज के थ्रू एक्सेलरेट करना किसी भी पार्टिकल को, तो वो फिर हम चार्ज पार्टिकल के लिए लेंगे, न्यूट्रल पार्टिकल के लिए नहीं। ठीक है। अब यहां पे देखें, जिस पार्टिकल की इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा हो उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड कम, और जिस पार्टिकल की चार्ज कम हो उसके साथ वेवलेंथ लॉन्गर एसोसिएटेड है। और जिस पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए आप जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर ले, इतना तेज मूव होगा, इतना मोमेंटम ज्यादा होगा, इतने वेवलेंथ शॉर्ट होगा। और अगर वोल्टेज कम अप्लाई कर ले तो मोमेंटम वेवलेंथ लॉन्गर होगा, क्योंकि मोमेंटम कम है। अब एक है मेरे पास प्रोटॉन और एक है मेरे पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है। आप लोगों को पता है कि दोनों पे चार्ज जो है वो क्या है? सेम है। दोनों पे चार्ज सेम है। अब अगर दोनों पे चार्ज सेम है और आप दोनों को एक्सेलरेट करने के लिए सेम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, वोल्टेज भी सेम है, चार्ज भी सेम है। अब अगर किसी ने पूछा कि किसके साथ वेवलेंथ लॉन्गर है और किसके साथ वेवलेंथ शॉर्टर है, अब मुझे यह बताओ कि आप लोगों को पता है कि मास ऑफ द प्रोटॉन दिस इज ग्रेटर देन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और यहां पे टू कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, चार्ज और वोल्टेज सेम है दोनों की। इट मींस के वेवलेंथ मास के साथ रिलेट हुआ। अब अगर प्रोटॉन की मास ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगा? शॉर्टर। और अगर इलेक्ट्रॉन की मास कम है तो वेवलेंथ लॉन्गर। ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन के साथ, क्योंकि प्रोटॉन की मास ज्यादा है और चार्ज वोल्टेज तो सेम है, मास ज्यादा होने से मोमेंटम ज्यादा हुआ, मोमेंटम ज्यादा होने से वेवलेंथ शॉर्टर होगा। आप वैल्यू को पुट करके भी निकाल सकते हो। और इलेक्ट्रॉन की मास कम है तो मोमेंटम कम हुआ गिवन चार्ज और वोल्टेज पे। अगर मोमेंटम कम हुआ तो क्या होगा? वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर होगा। अब अगर मैं ये चार्ज को 2e ले लो, प्लस 2e चार्ज ले लो, तो ये अल्फा पार्टिकल के लिए हो जाएगा। फिर मास को मैं कितना लूंगा? 4 ऑफ मास ऑफ द प्रोटॉन तकरीबन। तो यहां पे 4 mp पुट कर ले और यहां पे 2e पुट कर ले, तो ये इक्वेशन अल्फा पार्टिकल के लिए आ जाएगा। तो इट मींस कि ये जो इक्वेशन है आप मुख्तलिफ चार्ज पार्टिकल के लिए लिख सकते हो। ठीक है। ओके, आगे थोड़ा आगे देखो थोड़ा ऐसे पिक्चर अगर आप लेते हो या क्या करते हो, फिर हम थोड़ा सा इसको आगे भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं। देखो, एक एमसीक्यूज आया था टेस्ट में, एमडीकेट टेस्ट में, ये जो गुजरा हुआ एमडीकेट टेस्ट है उसमें रिसेंटली जो एमडीकेट टेस्ट गुजरा है कि एक फ्री पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है और फ्री फॉल मोशन कर रहा है। एक पार्टिकल है और ये फ्री फॉल मोशन कर रहा है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो फ्री फॉल मोशन कर रहा है इसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है ये इंक्रीज रहेगा, डिक्रीज रहेगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा या नॉन ऑफ दीज। इस तरह ऑप्शन तो थोड़े मुख्तलिफ थे लेकिन मान ये था। तो आप लोग मुझे बताएं कि अगर एक पार्टिकल फ्री फॉल मोशन कर रहा है तो आप लोगों को पता है कि फ्री फॉल मोशन के दौरान पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल की स्पीड सेकंड बाय सेकंड इंक्रीज रहता है और स्पीड के इंक्रीज करने से मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगी और मोमेंटम के इंक्रीज करने से वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो उसमें डिक्रीज वाला जो ऑप्शन था वो था द वेवलेंथ विल बी डिक्रीजेस। इस तरह के जो है एमडीकेट में एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन अगर आपको इन रिलेशन एंड इक्वेशन की अच्छी तरह पता हो तो ये कोई डिफिकल्ट एमसीक्यूज नहीं है।
ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा कि लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 2m क्यों v स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमने लिखा लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई 2m क्यों v स्क्वायर रूट। अगर मैं क्यों की जगह e पुट कर लूं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और m की जगह m e पुट कर लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो तो लेमडा हमारे पास आ जाएगा h डिवाइडेड बाई 2m e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जरबे ev चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड वोल्टेज अप्लाई टू द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट कर दे 6.626 की ताकत मनफी 34 जूल सेकेंड एच की, और डिवाइडेड बाई 2, और मास की है 9.11 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 31 kg, और मल्टीप्लाइड बाई 1.602 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 19 कूलम इलेक्ट्रॉन चार्ज की, जरब वोल्टेज खुद यहाँ पे लेको और स्क्वायर रूट, ये जो है आप लेमडा निकाल सकते हो, इससे आप लेमडा निकाल सकते हो। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए जब आप लेंथ निकालोगे तो इससे मेरे ख्याल में 12.26 आ रहा है, डिवाइड बाई 10 द पावर माइनस 10 और डिवाइडेड बाई वोल्टेज स्क्वायर रूट, और यहाँ पे हम आंगस्ट्रॉम लगाते हैं क्योंकि वेवलेंथ की यूनिट मीटर है, मतलब आंगस्ट्रॉम। तो इस तरह सॉरी यहाँ पे मीटर लगा ले, और लेमडा इज इक्वल टू 12.26, यहाँ पे आंगस्ट्रॉम लगा रहे 10 पावर माइनस 10 मीटर आंगस्ट्रॉम के बराबर है, आंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई वोल्टेज स्क्वायर रूट, ये नोट कर, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये शॉर्टकट इक्वेशन है इलेक्ट्रॉन के लिए। और आपको जब भी एमसीक्यूज दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन को हमने 100 वोल्ट वोल्टेज के साथ एक्सेलरेट किया, व्हाट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, तो सिंपली ये वैल्यू नोट कर ले, ये टू द पावर माइनस 10 भी है यहाँ पे, और इस तरह नहीं है कि मीटर बाई वोल्ट हो जाएगा, ये वोल्ट की आप सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, यूनिट नहीं, यूनिट ऑलरेडी आंसर पुट किया गया है। तो यहाँ पे वोल्ट की वैल्यू पुट करने से मतलब कि इस वैल्यू को 100 पे डिवाइड करने से, 100 स्क्वायर रूट पे डिवाइड करने से आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। अगर 1000 वोल्टेज है तो 1000, एनी वन वोल्टेज अगर आपको दिया जाता है तो आप इससे शॉर्टली वेवलेंथ को क्या कर सकते हो, मालूम कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये नोट करना। एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन मैं आपको लेकर रहा हूं डी ब्रोई हाइपोथेसिस में, और वो इक्वेशन कुछ इस तरह है। देखो हमने लिखा कि लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी, ठीक है, हमने लिखा कि लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आप लोगों ने अगर वेव नंबर पढ़े हो, वेव नंबर के, ये वेव नंबर के 2 पाई बाई लेमडा के बराबर है, तो नंबर के 2 पाई बाई लेमडा के बराबर है। अब यहाँ पे वेवलेंथ को इधर शिफ्ट करने से और के को इधर शिफ्ट करने से लेमडा हो जाएगा 2 पाई बाई के, कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई के हो जाएगा, 2 पाई बाई के। अब इस लेमडा की वैल्यू पुट कर ले तो हमारे पास 2 पाई बाई के, दिस इज इक्वल टू h बाई पी, ठीक है। अब p को इधर शिफ्ट करने से और h को इधर क्रॉस करने से 2 पाई p दिस इज इक्वल टू h k, 2 पाई p दिस इक्वल टू h k, और p इज इक्वल टू h k डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 पाई पे डिवाइड कर ले, 2 पाई पर डिवाइड करने से ये आ जाएगा। और आप लोगों को मैं बताओ कि जो h बाई 2 पाई है ये h बार के बराबर है, किसके बराबर है? h बार के, या h कट हम कहते हैं, h बार कहते हैं। तो इस h बाई 2 पाई की जगह हम h बार लगा सकते हैं, तो p इज इक्वल टू h बार के या h कट के, ये नोट कर ले। This is the momentum of the movable particle. This is the wave number of the wave associated with the movable particle. अब यहां, और this is the Max Planck constant divided by 2 pi. अब यहां पे नोट कर लो, हम लिख सकते हैं, एक तो हमने लिखा था कि लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी, ये तो हम लिखा था, और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि k इज इक्वल टू p बाई h बार, लिख सकता हूं कि नहीं? k इज इक्वल टू p बाई h बार और लेमडा इज इक्वल टू h बाई p, ये नोट कर लो, k p बाई h बार
देखो एच बार पे डिवाइड कर लो दोनों साइड को, तो k इज इक्वल टू पी बाई एच बार और लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो इन दो इक्वेशन को कंपेयर कर लो। कैसे कंपेयर करेंगे इन दो इक्वेशन को? बल्कि अगर मैं आप लोगों को एक तीसरा इक्वेशन भी ड्रा कर लो, तीसरा इक्वेशन भी आप लोगों को लिख लो। तीसरा कौन सा है? एक है लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी और दूसरा है के इज इक्वल टू पी बाई एच कट एच बार। और जो तीसरा है, अगर मैं यहां पे लिखो के सी इज इक्वल टू एफ लेमडा और लेमडा इज इक्वल टू सी बाई एफ, ठीक है, तो यहाँ पे सी बाई एफ पुट करने से सी बाई एफ इज इक्वल टू एच बाई पी और रेसिप्रोकल ले ले एफ बाई सी हो जाएगा और ये पी बाई एच हो जाएगा और सी को इधर क्रॉस करने से जो एफ है ये पी सी बाई एच हो जाएगा, पी सी बाई एच। तो ये तीसरा इक्वेशन जो है एफ इज इक्वल टू पी सी बाई एच, पी सी बाई एच। दीज आर दी थ्री इक्वेशन, ये सेम टू सेम इक्वेशन है, ये डिब्रॉय हाइपोथेसिस के तीनों इक्वेशन है, ठीक है। मैं माइक को देख रहा हूं क्योंकि इसमें अगर चार्ज खत्म हो जाए फिर आवाज नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पे देख रहा हूं। तो आपके पास तीन इक्वेशन आ रहे हैं। एक इक्वेशन है लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, एक इक्वेशन है के इज इक्वल टू पी बाई एच बार और एक इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू पी सी बाई एच। यहां पे लेमडा और पी मोमेंटम इनवर्स, यहां पे के और मोमेंटम डायरेक्ट, यहां पे फ्रीक्वेंसी और मोमेंटम डायरेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक मूवेबल पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होता है ना, वेव एसोसिएटेड होता है वो इस तरह होता है, ठीक है, इस तरह। मेटेरियल वेव जो मैटर वेव इस तरह होते हैं, ठीक है। और इसको आप लोगों को पता है कि इसको वेव पैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव पैकेट, इसको कहते हैं वेव पैकेट। वेव पैकेट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वेव, अ ग्रुप ऑफ वेव दैट इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एट सर्टेन पॉइंट एंड इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली एट सर्टेन पॉइंट। और जहां पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होते हैं वहां पे जो एम्पलीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है, मैक्सिमम रहता है, और जहां पे डिस्ट्रक्टिवली वहां पे एम्पलीट्यूड कम रहता है। अब इस रीजन के अंदर पार्टिकल है आपकी, इस रीजन के अंदर पार्टिकल है आपकी। दिस इज द वेव पैकेट या वेव ग्रुप एसोसिएटेड विद द मूवेबल पार्टिकल। आप किसी भी मूवेबल पार्टिकल को क्वांटम मैकेनिक्स में इस वेव पैकेट या वेव ग्रुप के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करते हो, स्टडी करते हो। तो अब यहां पे देखिए, जिस पार्टिकल की मोमेंटम ज्यादा हो उसके साथ वेवलेंथ शॉर्ट। वेवलेंथ देखिए, एक वेवलेंथ मेरे पास यहां तक है और लेट सपोज एक वेवलेंथ मेरे पास यहां तक है। ये देखें, ये मेरे पास दो वेवलेंथ है। अब अगर मैं देखो तो ये फर्स्ट वेवलेंथ शॉर्ट है और ये सेकंड वेवलेंथ लॉन्ग है। इसको कहते हैं लॉन्गर वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ। अब जिस पार्टिकल की मोमेंटम ज्यादा हो उसकी वेवलेंथ शॉर्ट है, और अगर वेवलेंथ शॉर्ट है मतलब इस तरह है, वेवलेंथ शॉर्ट है तो मोमेंटम ज्यादा होने से वेव नंबर ज्यादा होंगे। अब ये वेव पैकेट, अच्छा, मोमेंटम ज्यादा होने पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इट मींस के मोमेंटम ज्यादा होने पर वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, वेवलेंथ शॉर्ट होता है। अब यहां पे देखें, ये वेव पैकेट है। इस वेव पैकेट में अगर पार्टिकल की, एक पार्टिकल है उसकी मोमेंटम ज्यादा हो तो इसका जो वेव पैकेट बनता है उस वेव पैकेट के अंदर जो वेव होते हैं उन वेव की वेवलेंथ शॉर्ट आ जाएगी, शॉर्ट वेवलेंथ। और जितने शॉर्ट वेवलेंथ वाले वेव यहाँ पे आएंगे इतने ही वेव पैकेट में, वेव पैकेट का वेव नंबर ज्यादा, वेव नंबर ज्यादा मतलब कि इस वेव पैकेट के अंदर ज्यादा तादाद में वेव आएंगे। और एक वेव पैकेट के अंदर जितने ज्यादा तादाद में वेव आते हैं इतना ही इन वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब हाई होगी। और इसके साथ साथ इस वेव पैकेट के दो वेलोसिटी है, एक को ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं और एक को फेज वेलोसिटी कहते हैं। फेज वेलोसिटी इस वेव पैकेट के अंदर जो एक एक वेव है इसकी वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी कहते हैं या फेज स्पीड कहते हैं, और इस सारे वेव की जो वेलोसिटी है उसको कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। और हम पार्टिकल की स्पीड या मोमेंटम के बारे में जो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं वो फेज वेलोसिटी से नहीं, वो ग्रुप वेलोसिटी से हासिल करते हैं। This is all about the de Broglie hypothesis.
ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह लेक्चर पे आप समझे होंगे। अगर एक दफ़ा नहीं समझे तो दूसरी बार देखें। लेकिन जितना मुझसे हो सका वो सब मैंने क्लियर करने की कोशिश की है आप लोगों को। अगर फिर भी किसी टॉपिक में किसी जगह पे मसला है और आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो कमेंट कर ले, तो फिर मैं वो भी आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।